तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका? और आपका स्वागत है हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 के थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लिए थे। तो आज अब हम देखने जा रहे हैं कि टीएस गेरवाल में ऐसे क्या अनोखे खास क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखते हैं। टीएस गेरवाल देखो, आप सब लोगों के आई नो स्कूल में सजेस्ट करी होगी। तो एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्या खास टीएस गेरवाल में क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ हॉट्स दे रखे हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या अनोखा दे रखा है जो कि हमने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा। देखो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में कवर है, इतने बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स कराए हैं। एक बार जाके लेक्चर्स देखना, आपको मज़ा आ जाएगा कि भाई इससे बढ़िया अकाउंट्स कोई कहीं मिल जाए तो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है। देखो देखो यार, मैं भी ना एक बैक बेंचर ही रहा था। आज आज मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने एमकॉम भी करी है, मैंने बीकॉम भी करी है। बट मैं आप लोगों का ना एक दर्द समझता हूँ कि एक्चुअल में क्या दर्द हुआ होगा, मतलब होता है आपको। क्योंकि देखो कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट किसी को कि अगर हम कॉन्सेप्चुअली किसी को ना समझाएँ और वो समझ नहीं पा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर देंगे तो एज़ लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी उसे। वो हमेशा आगे की आगे ही बढ़ता रहेगा और लाइफ में सक्सेस ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ काफ़ी मुझे कोप करने में टाइम लगा था कि मैं चीज़ों को ग्रैब कर पाऊँ कि भैया कॉन्सेप्चुअली मैं उन चीज़ों को समझ पाऊँ। क्योंकि इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप हो इस वक़्त, उस टाइम पे आपको इतना कोई सीरियस लेता नहीं है। आप नॉर्मली आपको लोग पढ़ा के जाते हैं, उनका भी बिज़नेस चल रहा है, आपका आपका भी अपना टाइम कट रहा है। ना आपको इतनी फ़िक्र होती है, ना उनको इतनी फ़िक्र होती है। बट मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा-सा चेंज लाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा एक चेंज आए लोगों के माइंडसेट में कि इस वक़्त अगर आपने थोड़ा-सा ध्यान दे दिया और आप थोड़े-से सीरियस हो गए अपने को लेके, आपकी लाइफ़ एकदम बदल जाएगी। इसलिए मैं कभी-कभार अपने लेक्चर्स में आप जो जिन बातों को रिलेट करते हो, उन उन बातों को मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ना उस तरीके से आप समझो चीज़ों को। तो चलो, थोड़ी गहरी बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो अब थोड़ा-सा खींचते हैं। देखो अब क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम हॉट्स टीएस ग्रेवाल के, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? राहुल, द प्रोप्राइटर ऑफ द मेसर्स आरके एंड कंपनी परचेज एयर कंडीशनर एंड इंस्टॉल इट एट हिज रेजिडेंस। मतलब उसने एक एसी खरीदा और अपने घर में फिट करा लिया, ठीक है। द पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग अ चेक फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द मेसर्स आरके। भगवान, ये पागल, इस पागल ने क्या किया, एक एसी खरीदा और अपने घर में फिट करा दिया और चेक दे दिया अपने कंपनी के नाम का, ठीक है। द अकाउंटेंट डेबिट द ड्राइंग्स अकाउंट मैंने आपको बताया था कि कैपिटल से अगर पैसा बाहर निकले तो वो ड्राइंग्स अकाउंट में आता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। विद द अमाउंट वेयर एज राहुल इज ऑफ व्यू दैट शुड बी डेबिटेड टू द फिक्स एसेट। ये देखो, ये और बड़ा पागल है। अकाउंटेंट ने तो एकदम सही किया, उसको ड्राइंग्स मान लिया कि भैया हमारे बिजनेस से ओनर ने पैसा निकाल लिया, लेकिन ये भाई साहब, राहुल भाई साहब कह रहे हैं कि इसको फिक्स एसेट बनाओ। भैया ये कंपनी की एसेट है, इसको कंपनी की बुक्स में डालो। इन योर व्यू हु इज करेक्ट? भाई अकाउंटेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि आप इसको उसमें डालो। आपका ये खर्चा है, ये आपका पर्सनल खर्चा है, तो आप बिजनेस से पैसा बाहर निकाल रहे हो। लेकिन वो कह रहा है, राहुल कह रहा है कि आप इसको अपनी एसेट बनाओ बिजनेस की। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको साफ नकारना चाहिए। देखो अब आंसर देखते हैं। अकाउंटेंट इज करेक्ट, बिल्कुल सही, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ये हम बहुत बार देख चुके हैं। सिंस द एयर कंडीशनर हैज बीन इंस्टॉल एट द रेसिडेंस, मतलब घर में, ऑफ द प्रोप्राइटर, हिज पर्सनल यूज, इट्स ड्राइंग बाय द ओनर। कि ये भाई उसका उसका बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये उसका पर्सनल खर्चा है, तो ड्राइंग्स में से निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन वन हमने देख लिया। क्वेश्चन टू देखते हैं। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर शुड बी डेबिटेड टू द ड्राइंग्स अकाउंट? देखो वही कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ के आए हैं हम। क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? वो क्या कहता है कि बिजनेस अलग है और हमारा पार्टनर अलग है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, अगला देखते हैं।
प्रोडक्शन एट फैक्ट्री हैड टू स्टॉप, प्रोडक्शन रोकनी पड़ी फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। अब देखो लेबर ने स्ट्राइक कर दी और प्रोडक्शन रोकनी पड़ी हमें, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनर एस्टिमेटेड ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइकली लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ओनर ने कुछ एस्टिमेट किया कि हमारे प्रोडक्शन लॉस इतना होगा और हमें इस वजह से इतना लॉस होगा प्रॉफिट में, ठीक है। ही डायरेक्टेड हिज अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को उसने बोला टू रिकॉर्ड द लॉस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कह रहा है कि ये इस लॉस को बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। इज द ओनर करेक्ट इन रिकॉर्डिंग द लाइकली लॉस, गिव रीजन। भाई बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है? अब क्या आप उस लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हो? मैंने आपको एक छोटू का एग्जांपल दिया था कि छोटू को लात मार दी थी, उसको बाहर निकाल दिया, तो क्या उस सेल लॉस को आप एस्टिमेट कर सकते थे मनी मेजरमेंट में? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है कि आप इस लॉस को प्रिडिक्ट कैसे करोगे? इसका कोई कोई लॉजिक है क्या इस लॉस को प्रिडिक्ट करने का? तो बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं आंसर इसने क्या दिया है। नो, बिल्कुल गलत है। द ओनर इज नॉट करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ दे मेजर्ड इन मनी टर्म्स, तभी रिकॉर्ड होंगे जब वो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड होने लायक हो, मतलब हो सकते होंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, एविडेंसेस के बेसिस में। इन द प्रेजेंट केस एविडेंसेस टू इफेक्ट ऑफ द लॉस डज नॉट एग्जिस्ट, एविडेंस कुछ है ही नहीं। द ओनर कैन मेजर द लॉस इन द ओनर कैन मेजर, मतलब ऐसे कोई एविडेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते कि ओनर जो है वो मेजर कर पाए मॉनेटरी आइटम, मतलब लॉस को मॉनेटरी आइटम में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? क्वालिटी ऑफ मैन पावर मैंने आपको बताया था, मान लो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसके एम्प्लॉयज़ बहुत मेहनती है, तो लेकिन क्या आप उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ तो 1 लाख रुपए के मेहनती है? ऐसा कभी हो सकता है? कहीं सुना है आपने? नहीं होता ना। तो वही मैनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आप उस उनकी मेहनती, जो वो मेहनती है, उनको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते कि वो कितने के मेहनती है। मान लो 1 लाख रुपए के मेहनती है, अभी आपने सोचा है कि ये बंदा 10,000 रुपए का मेहनती है, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं है, नहीं हो सकता ना। तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। द एसेट ऑफ द गुरमान शुगर कंपनी वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 1 अप्रैल 2000 एंड द कंपनी रिसीव द कंपनसेशन ऑफ 10 करोड़। ठीक है, कोई एसेट थी गुरमान शुगर कंपनी के पास जो कि गवर्नमेंट ने खरीद ली और उसके कंपनसेशन में उसको 10 करोड़ रुपए पे कर दिए, ठीक है। द कंपनी डिड नॉट हैव एनी अदर बिजनेस, कंपनी का और कोई अदर बिजनेस था ही नहीं एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन and has not ventured into any other business after acquisition of the asset, मतलब ना कोई बिजनेस था ना वो किसी के साथ वेंचर में थी, ठीक है। द कंपनी प्लेस द अमाउंट सो रिसीव इन द फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, ये जो 10 करोड़ रुपए मिला कंपनी ने एक फिक्स डिपॉजिट करके बैंक में डाल दिया, विच इज लाइंग डिपॉजिट विद द बैंक एज ऑन द डेट ऑल्सो। इट हैज ऑल्सो फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट सीकिंग हायर कॉम्पनसेशन। द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, इज कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। अब ये पूछ रहा है कि कंपनी ने एक और हायर कॉम्पनसेशन के लिए डाल दिया, कि कोर्ट में केस डाल दिया कि हमें तो और ज़्यादा कॉम्पनसेशन चाहिए। तो ये क्या पूछ रहा है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है? अब देखो, द कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न बिकॉज इट इट हैज नॉट कमेंस एनी बिजनेस पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन के बाद उसने कोई बिजनेस चालू ही नहीं करा। The company is only seeking higher compensation, did not question of the acquisition order of the government. It has invested the compensation received in the fixed deposit, which remain deposited as on the date. The company does not have any intention to conduct the business. भाई कंपनी की ना इंटेंशन ही नहीं है कि वो बिजनेस करे, वो तो बस होल्ड करके बैठी है जो कंपनसेशन उसको मिला है और वो उसको होल्ड करे बैठी है। उसको नहीं देखना आगे कहीं कॉम्पन, मतलब उसको बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो भाई इंटरेस्ट नहीं है तो गोइंग कंसर्न कैसे हो जाएगी? गोइंग कंसर्न हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वो गोइंग कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल assumes that the business enterprise will not be liquidated in the near future? तो बता बता के थक गए भाई। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस सालों साल चलेगा, जन्मों जन्मांतर तक चलेगा, कभी बंद नहीं होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which accounting principles requires that life of a business be broken into smaller parts
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के साथ ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि थोड़ी देर रुको और पीछे देखो, थोड़ी देर रुको और पीछे देखो। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था भैया? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कह दो, कॉन्सेप्ट कह दो, दोनों बात एक ही है। वो क्या कहता था कि गोइंग कंसर्न की रेस में आप भाग तो रहे हो, तो गोइंग कंसर्न तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए आप थोड़ी देर पीछे मुड़ो और देखो, थोड़ी देर रुको और देखो पीछे कि आपने पिछले साल क्या किया है। रुको, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 भी हो गया। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? गुरप्रीत परचेज 1000 स्क्वायर यार्ड लैंड लैंड टू बिल्ड अ फैक्ट्री। गुरप्रीत ने एक लैंड खरीदी फैक्ट्री बनाने के लिए, एंड पेड 15 लाख टूवर्ड्स इट्स कॉस्ट इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस। 15 लाख की लैंड खरीद ली। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ द लैंड केम डाउन टू 13 लाख। 15 लाख की खरीदी, 13 लाख की साल के एंड में वैल्यू हो गई। गुरप्रीत रिकॉर्डेड द लैंड एट 13 लाख, देखो पागल आदमी, एंड ब्रोक अ लॉस, बुक्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए अपने लॉस बुक कर लिया। वाह बेटा वाह। इज ही करेक्ट इन द फॉल इन द वैल्यू? भाई जब ये लिख रहा होगा ना 13 लाख रुपए, इसका हाथ किसी ने रोका होगा। किसने रोका होगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कि तू भाई वो क्या कहता था, तू पैसे कितने दे के आया इतना बता बस मुझे। पैसे तो ये 15 लाख रुपए दे के आया, फेयर वैल्यू की तो बात ही नहीं करता हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि भैया खरीदा कितने की थी वो उतना बता दे, मैं बाकी उसके बाद तो मैं अपने कान बंद कर लूंगा, मेरे को नहीं सुनना। तूने खरीदे कितने की थी उतना बता दे। ये बोलेगा 15 लाख रुपए, तो बस वो कहेगा 15 लाख पे रिकॉर्ड कर ले। No, Gurpreet is not correct because he purchased a fixed asset by paying 15 lakh रुपए. Cost concept of accounting holds that the asset should be recorded in the books at the price paid. कि जितने उसने पैसे पे किए होंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9। अंडर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इवन इफ द मार्केट प्राइस इज मोर और लेस? भैया अभी बताया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट खत्म, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, कितने कितने प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन है। ये तो आप आंख बंद करके भी बता दोगे अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मेरे कॉन्सेप्ट के वो समझे हैं कि भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको तो ये मजाक लग रहे होंगे, सही में लग रहे नहीं लग रहे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या आपको सही में फील हो रहा है कि यार कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं। इफ वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड विच अकाउंटिंग इज नॉट फॉलोड? देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो कि मैंने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ का एक एग्जांपल देके बताया था कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसी कुछ था। तो वो उसमें क्या बोला था कि भैया अगर डेबिट है ना तो उसी के बराबर का क्रेडिट भी होगा ही होगा, 100% ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जहाँ डेबिट 100 रुपये से है तो क्रेडिट 90 रुपये से हो या क्रेडिट 110 से हो। अगर डेबिट आपका 100 रुपये से कोई चीज़ हो रही है तो क्रेडिट भी 100 रुपये से ही होगा, मतलब दोनों इफेक्ट जो होंगे वो बराबर होंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था? डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट कहता था। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच कॉन्सेप्ट इफ एडवांस इज रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स द एडवांस रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड एट एडवांस अगेंस्ट सेल एंड नॉट सेल्स? वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमें एडवांस मिले तो एडवांस अगेंस्ट सेल दिखाओ ना कि सेल दिखाओ, मतलब हमें एडवांस दिखाना है सेल के अगेंस्ट में ना कि सेल बुक करनी है। तो भैया ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है? तभी चीज़ को रिकॉर्ड करो जब उस पे अपना हक आ जाए। तो भाई इस पे हक आ गया, क्या हक आ गया? हमें तो एडवांस मिल गया ना, अभी हमने अपनी तरफ से अपना काम तो किया ही नहीं। जिस जिस चीज़ के लिए हमने पैसे लिए थे, मान लो ये पेन बेचने के लिए लिए थे और उसने हमें एडवांस में दे दिया, ये पेन तो अभी तक हमने उसको दिया ही नहीं है ना। हमारी तरफ से लायबिलिटी है ना कि हम उसको पेन देना है, तो अभी तक तो दिया नहीं है। तो अभी आप पे हक नहीं आया उस पैसे को अपना बनाने का, तो अभी आप उसको एडवांस दिखाओ ना कि सेल दिखाओ। तो ये कहता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। एन एंटरप्राइज प्रिपेयर इट्स अकाउंट्स अंडर द एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस के अंडर एंटरप्राइज अकाउंट्स बनाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरीज अमाउंटिंग टू 10,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च वर नॉट पेड, सैलरी नहीं दी 10,000 की। ठीक है, द ओनर डिड नॉट वांट टू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स
ऑन द ग्राउंड्स दैट द अमाउंट वाज नॉट पेड द एंटरप्राइजेज क्लोजेज बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर, इज इट करेक्ट? भाई देखो कितना बड़ा पागल है, ये कह रहा है कि हमने 31 मार्च की सैलरी नहीं पे करी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको रिकॉर्ड भी ना करें क्योंकि वो अभी तक हमने पे ही नहीं करी। ये कौन सी बात कर रहा है, ये कैश बेसिस की बात कर रहा है कि मैं अभी तक पैसा गया या नहीं गया। तो लेकिन हमें तो अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करनी है ना, और ये भी एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो भाई एक्रूअल बेस क्या कहता है, वो कहता है हमें हमें मतलब ही नहीं कैश गया या नहीं गया। आप ये बताओ क्या आपका खर्चा हो गया? अब 31 मार्च आ गई, एम्प्लॉइज़ ने अपनी सर्विसेज़ बिज़नेस को दे दी। क्या उनके पास हक आ गया पैसे माँगने का? क्योंकि उन्होंने सर्विसेज़ तो दे दी, महीना बीत गया है, तो अब उन पे हक आ गया पैसा माँगने का। तो उन पे हक आ गया तो हमारी लायबिलिटी बन गई पैसा देने की। तो अगर हमारी लायबिलिटी बन गई तो हमको रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है। No, the owner is not correct because under the accrual concept, expenses should be accounted at the time when incurred and not when paid। भैया जब इनकर हो जाएंगे तब रिकॉर्ड करना, ऐसा नहीं कि आपने पे किया है या नहीं किया, ये तो हमें देखना ही नहीं होता। सैलरीज फॉर द मार्च हैव बीन बिकम ड्यू ऑन 31 मार्च को ड्यू हो जाएगी, उनके पास राइट आ जाएगा। तो देयर फोर ही शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो वो रिकॉर्ड करनी बनती ही बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 इज नॉट पेड, अंडर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस फॉर द ईयर। देखो वही बात, सेम कॉन्सेप्ट। ये दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है लग रहा है मुझे, दोनों सेम सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, वाई द एंटायर लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। देखो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल लॉजिक के साथ समझा रखी है कि भैया हम क्यों करते हैं। अब हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न के लिए ऑप्ट करता है कि हम ये अजम्पशन मानते हैं कि बिजनेस सालों साल जिंदगी भर चलता ही रहेगा। तो भाई कभी ना कभी तो हमें रुक के देखना पड़ेगा ना कि हमने क्या किया है। मतलब हमें हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, हम क्या सही ट्रैक पे जा रहे हैं या गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ये तो हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा ना खुद को। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कि भैया गोइंग कंसर्न की रेस में मत भागो, थोड़ी देर रुको और देखो आपने पीछे क्या किया है। आपने पीछे क्या किया है, 1 साल का या तो 1 साल का टाइम ले लो या 3 महीने का टाइम ले लो या 6 महीने का टाइम ले लो, लेकिन आपको रुकना जरूरी है। तो ये क्या कह रहा है देखो, टू ascertain the amount of the profit earned or loss suffered by the business at the regular interval during the accounting period। ठीक है, अच्छा इसने वाई पूछा है, वाई पूछा है तो ये कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा प्रॉफिट चल रहा है लॉस चल रहा है, ये सारी चीज़ों का एक आइडिया मिल जाए, तो ये इसलिए करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द प्रिंसिपल अप्लाइड। भाई ये कह रहा है कैपिटल लाइबिलिटी है हमारे बिजनेस के लिए, क्यों? आपको मैंने शुरुआत में समझाया था भैया कैपिटल लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम ओनर को अलग मानते हैं और बिजनेस को अलग मानते हैं। ये कौन से प्रिंसिपल ने बताया था? अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये इस प्रिंसिपल ने कहा था कि भैया हमारा ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों अलग अलग है, इनको कभी साथ में साथ एक ही समझने की कोशिश मत करना। जो ओनर हमारे बिजनेस में पैसा लगाता है उस वो भी हमारे लिए एज अ लाइबिलिटी है, वो भी एक दिन वापसी लेके जाएगा, हमें चुकानी पड़ेगी। According to accounting entity and business entity principle, capital is a liability for the business. This principle required for that for the accounting purpose, a distinction should be made between business affairs and the personal affairs। मतलब दोनों अलग अलग है। And accounting books of the business only business transaction are recorded, कि accounting की books में सिर्फ business transaction record होनी चाहिए। The amount invested by the owner is recorded in his capital account and the statement withdrawn by the owner from the personal use is drawing account। मतलब वही कह रहा है कि अगर जो पैसा ला रहा है वो भी हमारी लाइबिलिटी में आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, और जो पैसा निकाल रहा है ओनर वो हमारी ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर आएगा। द अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। ठीक है, सिंपल सा। देखो एमएससी चंडीगढ़ में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड
एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखो ये AS2 की बात है। ये AS2 में आपको बताता है, AS2 हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। तो उसमें बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक की हमें जो वैल्यू करनी है ना, वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करनी है। ये विच एवर इज लोअर पे करनी है, इन दोनों में से जो लोअर होगा। मान लो कॉस्ट 100 है और मार्केट प्राइस 90 है, तो हम 90 पे इन्वेंट्री को आज रिकॉर्ड करेंगे। मान लो कॉस्ट है हमारी 90 है और ये हमारी 100, तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा AS2 बताता है हमें। तो ये पूछ रहा है विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड हेयर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, समझदारी की वजह से। अभी समझदारी क्या हुई कि भैया मान लो कॉस्ट हमारी 100 रुपये है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू हमारी 90 है। तो एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो भाई 90 ही, आज अगर हम इस इन्वेंट्री को बेचने जाएंगे तो ये तो 90 ही पैसे मिलेंगे हमें। हमें सिर्फ 90 रुपये मिलेंगे। तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू हुई तो 90 ही हुई ना। हम अगर आज बेचने जाएंगे तो 90 ही मिलेगी। अब देखो हमने ये सोच लिया। अब देखो, अब अगर मान लो कॉस्ट हमारी है 90 और हमारी मार्केट प्राइस है 100 रुपये। अगर हम ऐसे सोचे कि आज अगर हम बेचने जाएंगे तो 100 रुपये की बिक जाएगी, तो क्या हम आज बेचने जा रहे हैं? ये तो भी रॉ मटेरियल है, ये तो कच्चा माल है, कि ये तो ऐसे बिकेगा नहीं। तो अभी अभी के लिए हमारी कॉस्ट सिर्फ 90 है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू हम करेंगे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखते हैं। अ कंपनी लॉस्ट वाइटल मशीनरी इन एन एक्सीडेंट। मतलब एक इंपॉर्टेंट मशीनरी एक एक्सीडेंट में एक कंपनी ने खो दी है, ठीक है, ऑन 2 मार्च 2022 को। विच विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हिल सकती है। एज अ रिजल्ट, इज इट लाइकली टू लूज अ बिजनेस टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। जिससे ये रिजल्ट होता है कि वो अपना बिजनेस खो देगी अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपटीशन में, ठीक है। द कंपनी हैज़ नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट इन इट्स एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड। अब इसने ये बात इसने बताई नहीं कि हमारी कंपनी लॉस हो गई है, कंपनी हमारी मशीन खो गई है। और ये बात इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई नहीं। देखो धोखेधड़ी कर रहा है ये अपने यूजर्स के साथ। डू यू थिंक इट इज कंप्लाइंग विद द कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर? नहीं, बिल्कुल नहीं। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। नहीं, ये नहीं कहता। खुल्लम खुल्ला अकाउंटिंग करेंगे हम दोनों, ये कहता है। ठीक है, गाने याद दिला दो बस तुम्हें। खुल्लम खुल्ला अकाउंटिंग करेंगे हम दोनों। तो खुल्लम खुल्ला अकाउंटिंग से मतलब क्या है कि भैया अपने यूजर्स को सच बताओ। जो सच्चाई है वो आप उन्हें, सही पिक्चर दिखनी चाहिए आपके यूजर्स को। तो देखो, द कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विद द कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर एज लॉस इज वाइटल। लॉस जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, उसका डिसीजन मटेरियल था। याद करो, मटेरियल मैंने आपको बताया था, दोस्त की गर्लफ्रेंड से आप बात हो रही थी आपके दोस्त की। तो क्या वो गलत था? मटेरियल था, उससे यूजर का मतलब यूजर का डिसीजन चेंज होना था, नहीं होना था, याद करो। लॉस ऑफ अ वाइटल मशीनरी हैज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंड दस प्रॉफिटेबिलिटी। इट इट बीइंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। भाई ये मटेरियल था, उसको बताना चाहिए था, कंपनी को बताना चाहिए था। वैसी जैसी अगर आपका दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है तो उसको बताना चाहिए था, वैसी सेम सिमिलर एग्जाम्पल याद करो, आ जाएगा आपको याद। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 18। अंडर विच प्रिंसिपल रेजिग्नेशन बाय अ मार्केटिंग मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई कौन से रेजिग्नेशन उसने दे दिया, तो क्या हम इस उसके रेजिग्नेशन को पैसों की टर्म्स में तोल सकते हैं, नाप सकते हैं? तो बस वही मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की वजह से हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हम उसके रेजिग्नेशन को कोई बुक अपनी कोई पैसों में थोड़ा नाप सकते हैं कि भैया इसके रेजिग्नेशन से इतना मेरे को लॉस होगा मार्केटिंग का। तो क्या हम इसको का मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज बीन वैल्यूइंग इट्स इन्वेंट्री ऑफ लैंड lower of the market price and or cost. It is now wants to value its inventory at a current market price which is higher than the cost.
विच कॉन्सेप्ट विल बी वायलेटेड। देखो अब देखो वही मैंने आपको ऊपर बताया कि वही क्लोजिंग स्टॉक का ये वाला पॉइंट। अब ये कह रही है कि भैया हम तो वैल्यू करना चाहते हैं मार्केट प्राइस पे, तो आपका हाथ कौन पकड़ लेगा? आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हाथ पकड़ लेगा कि भाई सही नहीं है, आप सही नहीं कर रहे। ये आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एकदम से पकड़ लेगा हाथ, जैसे आप मार्केट वैल्यू पे दिखाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि भाई ये लॉजिकली गलत है, ये लॉजिकली गलत है। आप मार्केट इन्फ्लेट नहीं कर सकते। और आपके एस2 ने भी कहा है कि ये कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, आपको अपनी वैल्यू रखनी है इन्वेंट्री की। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज अ सिक्योरिटीज एज अ करंट एसेट्स हैविंग मार्केट वैल्यू सस्टेनेबली सब्सटेंशियली लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास सिक्योरिटीज है एज करंट एसेट्स हैविंग मार्केट वैल्यू सब्सटेंशियली लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, द कंपनी कंटिन्यूज टू शो देम कॉस्ट पे दिखा रही है। डू यू थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस इज फॉलोड? नो, बिल्कुल नहीं। द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। It should bring down the value of the current asset to its market value because the financial statement will otherwise show better picture than what it actually is। क्या कह रहा है ये? वही कह रहा है कि भैया कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे दिखाओ। कॉस्ट और अगर 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 आप इसको आज बेचने जाओगे तो कितने मिलेंगे? 90 मिलेंगे ना। तो आप 90 पे दिखाओ। कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा है तो मान लो कॉस्ट कम है और बिकने की ज़्यादा है, तो हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, समझदारी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि भैया थोड़े से समझदार बनो कि अगर ज़्यादा है तो ठीक है ना, जब हम बेचेंगे तब देखेंगे। लेकिन अगर आपकी वैल्यू गिर गई, मार्केट में वैल्यू गिर गई, तो अब उसको रिकॉर्ड कर लो कि भैया अब कम पे दिखाओ आप। ठीक है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। एमसीक्यूज हम देखेंगे अब आपके नेक्स्ट क्लास में। तो हमने आपके ये हॉट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं इस क्लास में टीएस गिरेवाल की। और नेक्स्ट हम देखेंगे अब आपके एमसीक्यूज देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और शेयर तो ज़रूर करना है। शेयर तो करो यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।